हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की फर्स्ट यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और उसका 7 टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हमारे कोर्स में ये सारे टॉपिक्स हैं। हमने लेक्चर 16 के अंदर डिस्कस कर लिया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और उसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लेक्चर 17 में हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना देखा था कि ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है इसको। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करना है जेड को सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई है और दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो स्टेप 1 क्या रहता है, सबसे पहले चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमाइज ही करना है, तो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू है। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी ये लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटीज़ हैं, तो सेटिस्फाई हो रहा है। और जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे और दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पे मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज होता, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते -1 से और इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देते। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो हम उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते -1 के साथ में और उसको लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर देते। देन सेकंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन करना है स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल क्या करते हैं, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनको इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। जितनी नंबर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं 1 और 2, तो इसलिए उतने ही नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स लगेंगे। अगर यहाँ 3 इक्वेशंस होती तो 3 स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने पड़ते। स्लैक वेरिएबल्स एक्चुअली ऐड कैसे होते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स की तरह चलता है एक्चुअली। ये यूनिट मैट्रिक्स याद हो गया आप लोगों को कैसे होती है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 ये, या फिर अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इस तरह की यूनिट मैट्रिक्स होती है, राइट। तो इस वाले केस में, हमारे फर्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट लिया स्लैक वेरिएबल x3 और x4 दो ऐड किए हैं और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1, इसका 0, क्योंकि 1 0 आता है, राइट, और इसमें 0 1, तो यूनिट मैट्रिक्स की तरह इस तरीके से ऐड होते हैं स्लैक वेरिएबल्स। और क्योंकि हमने यहाँ पे 2 स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी 2 स्लैक वेरिएबल्स डालेंगे और दोनों के कोफिशिएंट रहेंगे 0। तो इस तरीके से देखो, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन था, लीनियर इनइक्वालिटी थी, इसको हमने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 3 मतलब हमें इसके अंदर अब टेबल जनरेट करनी है। हमें स्टेप 2 के अंदर ये इक्वेशंस मिली थी, इनके थ्रू हम ये टेबल जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले सी बी मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स मतलब वही स्लैक वेरिएबल जो हमने ऐड किए उनकी कॉस्ट। तो कैसे पता चलेगा, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वही उनकी कॉस्ट होती है। तो ये स्लैक वेरिएबल्स की दोनों की ही कॉस्ट 0 0 आ रही है, ठीक है, 0 0 लिख दिया। एक्स बी क्या है, स्लैक वेरिएबल खुद। तो हमारे पास क्या है, x3 और x4 लिख दिया और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट लिखी है यहाँ पे हमने 0 0 जो थी, ठीक है। बी क्या है, फिर बी जो है वो ये है RHS इनइक्वालिटीज़ का जो था कंस्ट्रेंट्स का। यहाँ पे 15 है तो यहाँ हमने 15 लिख दिया, फिर 10 है इसलिए 10 लिख दिया। फिर x1 x2 x3 x4 जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वो लिखे यहाँ पे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिखी। मतलब इनइक्वालिटीज़ के अंदर देखो 3 5, तो यहाँ पे हमने x1 के लिए 3 5 लिखा, फिर 5 2 इसलिए x2 के लिए 5 2, फिर 1 0 0 1 1 0 0 1। अब ये देख लो, ये बन रही है एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में हमें एक्चुअली निकालना है अब ZJ माइनस CJ, तो उसके लिए हमें ZJ पता होना चाहिए और CJ पता होना चाहिए। ZJ कैसे निकलता है, ZJ का फॉर्मूला है ये रहा, ZJ का फॉर्मूला। ZJ का मतलब है कि ये जो CB है मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के साथ में। यहाँ पे यहाँ पे 3 है, सो 0 × 3 किया, फिर 0 × 5 किया और इन दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से ZJ आ जाता है। हर कॉरस्पॉन्डिंग रो के लिए यही रहेगा। जैसे कि इसके अंदर 5 0 से 0,
प्लस 2 जीरो तो ज़ीरो, तो ज़ीरो। एक्चुअली ये तो दोनों ज़ीरो हैं, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आएगा, इसलिए जेड जे हमारे पास 0 0 0 आया है अभी। सी जे जो है वो कॉस्ट है वेरिएबल्स की, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स की कॉस्ट लिखेंगे। अभी हमने देखा तो कॉस्ट कैसे पता चलती है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं वही उनकी कॉस्ट होती है। तो x1 की कॉस्ट है 5, x2 की 3, इसलिए 5 x1 के साथ, x2 के साथ 3, और x3 और x4 की कॉस्ट है 0 0, तो 0 0। अब जेड जे माइनस सी जे हम कैलकुलेट करेंगे। जेड जे माइनस सी जे हमने कैलकुलेट किया तो क्या है हमारे पास में, यहाँ पे तो 0 - 5 इज़ -5, 0 - 3 इज़ -3, 0 - 0 0 0। हमने ये टेबल बना ली। अब हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, स्लैक वेरिएबल्स हैं x3 और x4, उनको उनकी जगह हम बनाना चाहते हैं बेसिक वेरिएबल जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स थे क्वेश्चन में, x1 और x2, इनको हम बेसिक वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं। मतलब कि जो टेबल है x1 और x2 3552, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं यूनिट मैट्रिक्स के अंदर। तो ये करने के लिए हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 के अंदर हमने ये टेबल जनरेट कर ली। स्टेप 4 के अंदर हम चेक करेंगे कि ऑप्टिमैलिटी आ गई है या नहीं आ गई है। कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे के अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास अभी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ऑप्टिमैलिटी अभी तक अचीव नहीं हुई है। स्टेप 5, आइडेंटिफाई प्राइवेट वेरिएबल एंड की एलिमेंट्स। स्टेप 4 में हमें ये टेबल मिली थी। अब हमें सबसे पहले देखना है एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल मतलब जेड जे माइनस सी जे के अंदर जो भी सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वही हमारा एंटरिंग वेरिएबल देगा। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है -5, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है x1, तो हमारा एंटरिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, x1। स्टेप 2 क्या है इसके अंदर, हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, b डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। मतलब यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ हमने एक इस टेबल को एज इट इज़ कॉपी किया है और एक मिनिमम रेशियो का कॉलम ऐड कर दिया है। ठीक है, अब b डिवाइडेड बाय मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो b क्या है हमारे पास 15 है और 10 है, इसलिए 15 और 10, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एंटरिंग वेरिएबल की क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, इसलिए डिवाइड बाय 3 किया और डिवाइड बाय 5 किया। यहाँ से 15 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 5, ये मिनिमम रेशियो के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आया वैल्यू और यहाँ 2 आई। आउटगोइंग वेरिएबल क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मिनिमम रेशियो की वही हमारा आउटगोइंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो, यहाँ 2 स्मॉल है 5 के कंपैरेटिवली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है, x4। दैट्स वाई हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या रहेगा, x4 रहेगा। और हमारा की एलिमेंट क्या हो गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखो 5 मिल रहा है हमें, तो हमारा की एलिमेंट हो जाएगा 5। स्टेप 5 में हमने क्या क्या किया, मतलब एंटरिंग वेरिएबल ढूंढा, मिनिमम रेशियो कैलकुलेट किया, आउटगोइंग वेरिएबल देखा और की एलिमेंट पता किया। स्टेप 6, क्रिएट न्यू टेबल। स्टेप 5 में हमें ये टेबल मिली थी। अब हमें क्या करना है, हमें आउटगोइंग वेरिएबल मिला, एंटरिंग वेरिएबल मिला, मतलब हमें एंटरिंग वेरिएबल को प्लेस करना है आउटगोइंग वेरिएबल की तरह। हमारी कहाँ x1 एंटरिंग वेरिएबल है, तो हम x4 की जगह x1 को प्लेस करेंगे। ठीक है, और नई टेबल जनरेट करनी है, तो कैसे करेंगे, ये जो एज इट इज़ CB XB से लेके x4 तक मिनिमम रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली एंट्रीज हमने एज इट इज़ लिख दी। इस रो को भी खाली छोड़ दो, x4 की जगह हमें x1 लेकर आना है, तो हम x1 लेकर आ गए। वही हमारा पर्पज़ यही था, राइट, कि जो बेसिक वेरिएबल है x3 x4 उनको हटा के हमें एक्चुअली x1 और x2 को बेसिक वेरिएबल बनाना है। तो देखो बेसिक वेरिएबल का कॉलम है XB वाला, तो उसके अंदर हमने x1 लेकर आ गए, x1 लिख दिया। अब x1 की कॉस्ट क्या है, हमें पता है कि जो वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर वो हमें कॉस्ट देता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z = 5x1 + 3x2, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। x1 के साथ में क्या है, कोफिशिएंट 5, तो यही x1 की कॉस्ट है, यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। अब हमें यूनिट वैल्यू बनानी है, हमारे यहाँ पे की एलिमेंट की प्लेस पर हमें 1 लेकर आना है, मतलब तो हम इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से। दैट्स वाई 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आया, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 2/5 0/5 एंड 1/5। इस रो को हमने पूरे को 5 से डिवाइड कर दिया। आफ्टर द यूनिट वैल्यू हैज़ बीन डिटरमाइंड द अदर वैल्यूज इन द कॉलम कंटेनिंग द यूनिट वैल्यू विल बिकम 0। अब यहाँ पे यूनिट वैल्यू तो बना दी हमने, हमें तो ऑब्वियसली यूनिट मैट्रिक्स बनानी, राइट। तो यहाँ पे 1 और यहाँ 0 लेकर आना है। यहाँ पे 0 लेकर आने के लिए क्या करेंगे, अब x3 की यहाँ x3 लिख दिया, इसकी कॉस्ट 0 है, 0 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ओन लाइन माइनस
3 इंटू न्यू लाइन, ये 3 कहाँ से आया? ओल्ड लाइन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉलम कंटेनिंग द वैल्यू। देखो ओल्ड लाइन क्या है हमारी? ओल्ड लाइन है हमारी ये 153510, 153510 ये हमारी ओल्ड लाइन है। न्यू लाइन क्या है हमारी? न्यू लाइन हमने अभी जो निकाली x1 के साथ में 2 1 2/5 0 और 1/5, 2 1 2/5 0 1/5। ये 3 कहाँ से आया? 3 यहाँ से आया है। देखो ये की एलिमेंट के साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग x1 की जो वैल्यू आ रही है x3 के लिए 3 आ रही है, यहाँ से ये 3 आया है, तो इसलिए यहाँ पे 3 होगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड लाइन माइनस 3 इंटू न्यू लाइन। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट की वैल्यूज़ 15 माइनस 3 इंटू 2 90, तो ये 90 19/5 1 और -3/5 ये वैल्यूज़ यहाँ से आई। ठीक है, x3 x1 हो गया। अब वापस से हम कैलकुलेट करेंगे zj कैसे निकालते थे हम? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 0 सा 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 1 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5 आया। इसी तरीके से 19/5 इंटू 0 प्लस 5 और ये मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो आया 2, 0 और 1, zj आ गया हमारे पास में। अब हम निकालेंगे cj तो वही कॉस्ट ऑफ जो वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं वही कॉस्ट ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो x1 की जगह यहाँ पे 5300 है तो 5300 cj आ गया। फिर zj माइनस cj निकालेंगे हम, इन दोनों को माइनस कर दिया तो zj माइनस cj आ गया। अब फिर से हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे स्टेप 7 में, चेक ऑप्टिमैलिटी। तो ऑप्टिमैलिटी के लिए क्या होता था? zj माइनस cj जो है वो सारी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई है। तो ये क्या बोल रहा है स्टेप 7 कि अगर ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई है तो हमें 5 6 और 7 स्टेप रिपीट करने हैं वापस। कब तक करते रहना है रिपीटेशन इन स्टेप्स का? तब तक कि जब तक ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हो जाती। रिपीट स्टेप 5, आइडेंटिफाई पाइवट वेरिएबल एंड की एलिमेंट्स। स्टेप 6 में हमें लास्ट जो टेबल मिली थी ये मिली थी, अब रिपीट करना है इसके ऊपर स्टेप 5। तो ये टेबल एज इट इज़ हम लिख देंगे और इसके अंदर एक मिन रेशियो का कॉलम और ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एंटरिंग वेरिएबल पता करते हैं। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता है? जो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी zj माइनस cj के अंदर, वही हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है -1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है x2, तो एंटरिंग वेरिएबल हो गया x2। अब उसके बाद हमें निकालना है सेकेंड मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकलेगा? b डिवाइडेड बाय जो एंटरिंग वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो, तो 9 डिवाइडेड बाय 19/5 और 2 डिवाइडेड बाय 2/5, ये आ गया मिनिमम रेशियो। अब हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या होता है? आउटगोइंग वेरिएबल जो भी सबसे मिनिमम रेशियो, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी मिनिमम रेशियो की, वही हमारा आउटगोइंग वेरिएबल होगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2.36, 5 से छोटी है ये, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है? x3, तो x3 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे की एलिमेंट, तो इसके एंटरिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये है वैल्यू 19/5, तो हमारी की एलिमेंट हो जाएगी 19/5। जब हमने रिपीट किया था स्टेप 5 तब हमें ये टेबल मिली थी। रिपीट स्टेप 6, क्रिएट द न्यू टेबल। अब नई टेबल बनानी है तो ये मिनिमम रेशियो वाला कॉलम हट जाएगा, बाकी ये एज इट इज़ सारी एंट्रीज लिख देना, CB XB B x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है? एंटरिंग वेरिएबल रखना है आउटगोइंग वेरिएबल की प्लेस पे। आउटगोइंग वेरिएबल कहाँ पर है? ये रहा x3, तो x3 की जगह रख दिया हमने x2, ये x2 रख दिया है यहाँ पर। हमें स्टार्टिंग में हमने क्या सोचा था कि ये देखो बेस वेरिएबल बनाना चाहते थे हम x1 x2 को, x3 x4 को हटाना चाहते थे वहाँ से, तो x1 x2 देखो दोनों आ गए हैं यहाँ पे बेस वेरिएबल वाले कॉलम में। तो फर्स्ट चीज़ हमने कर दी, एंटरिंग वेरिएबल को रख दिया आउटगोइंग वेरिएबल की प्लेस पे। अब इसकी कॉस्ट क्या है? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं हम मैक्स z इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था हमें, तो इसके साथ में x2 वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही उसकी कॉस्ट होगी। तो x2 के साथ 3 है इसलिए यहाँ पे 3 कॉस्ट आ गई इसकी। अब हमें की एलिमेंट की प्लेस पे यूनिट बनाना है, मतलब 1 लेकर आना है, तो हम 19/5 को डिवाइड कर दें 19/5 के साथ तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम इस पूरी रो को 19/5 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 19/5 45/19 आया। फिर 0 से तो कुछ भी डिवाइड करो 0 आया। 19/5 डिवाइडेड बाय 19/5 1 आया। फिर इसी तरीके से ये और ये 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें x1 के साथ में करना है। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे जो यूनिट एलिमेंट है इसको तो हमने 1 बना दिया,
अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर ये वाली प्लेस पे हमें 0 लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स चाहिए होती है, पता है ना, 0 1 1 0 ऐसे होना चाहिए था। तो 1 यहाँ पे लेकर आ गए, अब यहाँ 0 लेकर आना है। तो यहाँ पे 0 लेकर आने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड लाइन माइनस ओल्ड लाइन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉलम कंटेनिंग द यूनिट वैल्यू इनटू न्यू लाइन। तो ओल्ड लाइन क्या है हमारे पास में, 2 1 2/5 0 1/5, ये ओल्ड लाइन लिख दी हमने। न्यू लाइन हमारे पास क्या है, ये अभी हमने जो निकाली है, ये 45/19 0 1 5/19 और -3/19, ये न्यू लाइन है। अब यहाँ पे 2/5, ये 2/5 कैसे आया, 2/5 जो आया वो यहाँ से आया है, ये की एलिमेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या है 2/5 है, तो यहाँ से 2/5 ही आएगा। तो ओल्ड लाइन माइनस 2/5 इंटू न्यू लाइन, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, 20/19 1 0 -2/19 एंड 5/19, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें निकालना है ZJ। ZJ कैसे निकलता है, ZJ निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आया, 3 0 से 0, 5 1 5, तो यहाँ 0 + 5 5 आया। फिर 3 1 3, 5 0 से 0, तो 3 + 0 3। तो इस तरह से हमने ZJ निकाल लिया। CJ, वही CJ तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था स्टार्टिंग में, उसी से निकलता है CJ। x1 की कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या है 5, तो ये 5 हो गई x1 की कॉस्ट, x2 की कॉस्ट 3 है, फिर 0 0, x4 और x3 की कॉस्ट 0 0 है। फिर ZJ माइनस CJ निकाला, ZJ माइनस CJ निकाला तो हमारे पास आया 5 - 5 0, 3 - 3 0, इस तरीके से 5/19 - 0 इज़ 5/19, तो ये आ गया ZJ माइनस CJ। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रिपीट स्टेप 5, चेक ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमल है या नहीं कैसे पता चलेगा, ZJ माइनस CJ के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखा, ये सारे वैल्यूज़ जो हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है हमारे पास, मतलब ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है। तो अब स्टेप्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेप 8 पे स्टेप 8, ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब लास्ट हमें टेबल ये रिसीव हुई थी, इसके अंदर x2 और x1 की वैल्यू क्या है, 45/19 एंड 20/19। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसके अंदर प्लेस करेंगे। क्या था, z = 5x1 + 3x2। इसमें x1 x2 की वैल्यू प्लेस करी तो हमने z मैक्स निकाल दिया 12.37। सो z इज़ मैक्सिमम एट x1 = 20/19 एंड x2 = 45/19 एंड वैल्यू ऑफ z मैक्स इज़ 12.37। ये हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टेप्स कि हमने एक्चुअली किया कैसे था, सिंप्लेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं इक्वेशन को। तो उसकी 3 रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए, सारी जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो लेस देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन में, -1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को इधर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। और अगर लीनियर कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है तो भी हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, और लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे उस इनइक्वालिटी को। सेकंड स्टेप क्या रहता है, डिटरमाइन करना होता है स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स हम जब ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स कितने ऐड करने कैसे पता चलेगा, जितनी नंबर ऑफ इनइक्वालिटी वाली कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन दी हुई होंगी उतने ही नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे। थर्ड स्टेप क्या है, सेटिंग अप द टेबल। फिर टेबल बनानी होती है हमें, तो टेबल के अंदर हम वो CJ, B, x1 x2 ये जो भी है बेस वेरिएबल्स, कॉस्ट, वो सारी कॉलम्स बनाते हैं उसके, और उन वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। उसके बाद में हम ZJ निकालते हैं और फिर ZJ माइनस CJ निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 ऑप्टिमैलिटी कैसे चेक होती है, अगर ZJ माइनस CJ सब के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं तो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है, नहीं तो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई है। नेक्स्ट है हम आइडेंटिफाई करते हैं पाइवट वेरिएबल एंड की एलिमेंट्स। इस फेज़ के अंदर हमें क्या क्या करना होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं एंटरिंग वेरिएबल को, जो सबसे नेगेटिव वैल्यू होती है ZJ माइनस CJ की, उससे हमें एंटरिंग वेरिएबल मिलता है। फिर हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर जो आउटगोइंग वेरिएबल है, मिनिमम रेशियो का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो आउटगोइंग वेरिएबल देती है हमें। फिर हम एंटरिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल के इंटरसेक्शन से हमें की एलिमेंट का पता चलता है। 6 क्रिएट न्यू टेबल, इसमें क्या होता है, हम प्लेस करते हैं एंटरिंग वेरिएबल को आउटगोइंग वेरिएबल की जगह पर,
फिर हम एंट्रिंग वेरिएबल की जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होती है वो उसके कॉलम के अंदर लिख देते हैं कॉस्ट वाले में। फिर हम यूनिट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, मतलब जो की एलिमेंट है उस जगह हम 1 लेकर आते हैं, की एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करके, और की एलिमेंट वाली रो को, पूरी रो को उस एक्चुअली की एलिमेंट से हम डिवाइड करते हैं उस टाइम। फिर उसके बाद में उस की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर हम 0 लेकर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स चाहिए। तो हम 0 लाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओल्ड लाइन माइनस ओल्ड लाइन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉलम कंटेनिंग द यूनिट वैल्यू इनटू न्यू लाइन। उसके बाद हम ZJ कैलकुलेट करते हैं, ZJ निकालने के बाद हम ZJ माइनस CJ निकालते हैं। फिर स्टेप 7 में हम क्या करते हैं, चेक ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का कैसे पता चलता है, अगर ZJ माइनस CJ के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है तो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है और हम स्टेप 8 पे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई है तो हमें रिपीट करना पड़ेगा स्टेप 5, 6, 7 वापस से, तब तक जब तक कि ऑप्टिमैलिटी रीच नहीं हो जाती। फिर जब ऑप्टिमैलिटी रीच हो जाती है और तो हम स्टेप 8 पे मूव करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। उसमें क्या करते हैं, हम x1 और x2 या जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू आती है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर प्लेस करते हैं और उससे हम मैक्सिमम z मैक्स निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया था उसको एक बार समराइज करके देखते हैं क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और दोनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेप 1 में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स होती थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन वाली ये ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो लेस देन इक्वल्स टू वाले होने चाहिए, तो दोनों ही लेस देन इक्वल्स टू वाले हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं वो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज होता तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको कन्वर्ट कर देते मैक्सिमाइज के अंदर। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू जगह की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट्स होते तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके उसको लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर देते। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टेप तो वैलिड हो गया। सेकंड स्टेप यह है, सेकंड स्टेप में हमें ऐड करने होते हैं स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स कितने ऐड होते हैं, जितनी नंबर ऑफ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो 2 इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने 2 स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं, x3 और x4। इनके साथ में हम जो कोफिशिएंट रखेंगे वो 0, 0 रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। और क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी है इसलिए देखो यहाँ पे 1, 0, 0, 1 ये रखा है इनकी कोफिशिएंट, और यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज़ के साथ में भी स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर दिया। ये स्लैक वेरिएबल्स इन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन स्टेप 3 क्या है, टेबल बनानी है हमें। टेबल बनानी है, उसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे टेबल के अंदर। ये स्लैक बेसिक वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल कहलाएंगे x3, x4। फिर उनकी कॉस्ट क्या है, 0, 0 कॉस्ट है उनकी। फिर b क्या है, ये RHS वाला है, 15 और 10, या 15 और 10 आ गया। फिर x1, x2, x3 ये चारों वेरिएबल्स और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या है, ये 3, 5, 1, 0, यहाँ पे 3, 5, 1, 0, 5, 2, 0, 1, 5, 2, 0, 1 ये हमारी टेबल बन गई। उसके बाद में हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टेप 3 में ZJ निकालते हैं। ZJ कैसे निकलता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 0 0 प्लस 5 0 0, तो यहाँ पे 0 आया, इसलिए यहाँ पे तो 0, 0 है तो सारे 0 आएंगे। ZJ निकाला। फिर CJ क्या होता है, CJ जो है कॉस्ट ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती हैं। कैसे होती है, x1 की कॉस्ट क्या है 5, क्योंकि उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 5 है इसलिए। x2 के साथ 3, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 5, 3, 0, 0 CJ आ गया। फिर ZJ माइनस CJ निकालना। फिर हम चेक करते हैं स्टेप 4 में ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी कब अचीव होती है, जब ZJ माइनस CJ के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ऑप्टिमैलिटी अभी तक अचीव नहीं हुई है। तो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई इसलिए हम जाते हैं स्टेप 5 के ऊपर। स्टेप 5 के अंदर क्या होगा, स्टेप 5 के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्राइवेट एलिमेंट और की एलिमेंट्स। मतलब इसके अंदर हम देखेंगे इस टेबल के अंदर ही जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम एंटरिंग वेरिएबल बनाते हैं, और फिर हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं स्टेप 5 में। उसके बाद में जो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है मिनिमम रेशियो की, वो हमारी उस वैल्यू से जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल होता है वो आउटगोइंग वेरिएबल होता है, तो आउटगोइंग वेरिएबल निकाल लेते हैं। फिर इनकमिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होती है वो हमारा की एलिमेंट कहलाती है। तो ये हमने स्टेप 5 के अंदर किया। फिर स्टेप 6 में क्या होता है, स्टेप 6 के अंदर हम ये मिनिमम रेशियो वाला कॉलम हटा देंगे, बाकी सारी एंट्रीज लिख देंगे CP, XB, B, X1, X2, X3, X4 ये सारी एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। उसके बाद में हमें क्या करना है कि एंटरिंग वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं हम आउटगोइंग वेरिएबल के साथ। एंटरिंग वेरिएबल क्या है X1 और आउटगोइंग है X4, तो X4 की जगह X1 आ जाएगा। ये देखो X1 आ गया। अब X1 की जो कॉस्ट है वो हम इसके कॉलम में लिख देंगे, कॉस्ट वाले में। X1 की कॉस्ट क्या है, यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमें मिल जाती है
5 के साथ x1 के साथ में क्या है कोफिशिएंट 5, तो यहाँ से हमारे पास 5 आ गई कॉस्ट। ठीक है, अब हमें इसके जो की एलिमेंट है वहाँ पे 1 बनाना है। तो हम जो की एलिमेंट वाली रो है पूरी उसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से। तो हमने इसको 10 डिवाइड बाय 5 किया तो 2 आया, 5 डिवाइड बाय 5 किया तो 1 आया। यहाँ पे हमें 1 बनाना था, ऐसे ही हमने पूरी रो को डिवाइड कर दिया और ये वैल्यूज़ आ गई। फिर अब हमें इस वाले पे तो 1 बना दिया, अब यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा की एलिमेंट के साथ वाला उसमें हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पे 3 की जगह 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, ओल्ड लाइन माइनस 3, यहाँ पे ये 3 एलिमेंट है इसलिए जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है 3 इंटू न्यू लाइन, ये वाली न्यू लाइन। तो उस वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पे ये x3 की जो वैल्यूज़ हैं सारी वापस से रिकैलकुलेट कर ली। तो यहाँ 1 और 0 हमें जो चाहिए था वो आ गया। फिर zj कैलकुलेट करते हैं हम। zj कैसे कैलकुलेट होता है, 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, तो यहाँ 5 आया, 0 प्लस 5। इस तरह से हम zj कैलकुलेट कर लेंगे। फिर cj आएगा। cj क्या है, cj तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो भी कोफिशिएंट्स हैं वही उनकी कॉस्ट है। तो x1 की कॉस्ट है 5, x2 की है 3, फिर 0 0, तो 5 3 0 0, zj माइनस cj ये आया। फिर 7 स्टेप में हमने ऑप्टिमैलिटी चेक की, कैसे होगा, ऑप्टिमल होगा अगर zj माइनस cj के अंदर सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहें। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू है तो ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हो रही। ऑप्टिमैलिटी अचीव हो रही थी तो हम स्टेप 8 पे मूव कर जाते, लेकिन ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हो रही है, इसलिए हमें स्टेप 4 5 और 5 6 और 7 स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हो रही, इसलिए हम स्टेप 5 6 और 7 को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमने रिपीट किया स्टेप 5 को। स्टेप 5 के अंदर हमने क्या किया, भाई वापस से एंटरिंग वेरिएबल निकालना पड़ेगा। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता है, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी zj माइनस cj की, वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल रहता है। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव है -1, तो x2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए एंटरिंग वेरिएबल हो गया x2। और फिर हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे b डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेरिएबल के अंदर के वो अंदर क्या दिया हुआ है यहाँ 19/5, तो 9 डिवाइडेड बाय 19/5, 2 डिवाइडेड बाय 2/5, उससे हमारे पास ये मिनिमम रेशियोज आ जाएंगे। तो मिनिमम रेशियो के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी हमें आउट गोइंग वेरिएबल देती है। तो मिनिमम वैल्यू है 1.31, इससे कंपैरेटिवली छोटा है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो x3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, इसलिए आउट गोइंग वेरिएबल हो गया x3। तो इसलिए अब x3 की प्लेस में हम x2 लिखेंगे नेक्स्ट टेबल के अंदर। और हमारा की एलिमेंट कौन सा आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एलिमेंट होता है वो हमारा की एलिमेंट होता है। देन हमने स्टेप 6 लिखा। स्टेप 6 के अंदर क्या किया, वही मिनिमम रेशियो वाला कॉलम हटा दिया, ये CB और ये सारी एंट्रीज ऊपर लिख दी। उसके बाद में x3 की जगह आउटगोइंग वेरिएबल है x3, उसी जगह इनकमिंग वेरिएबल क्या है x2 लिख दिया। x2 की कॉस्ट क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन से x2 की कॉस्ट ले ली, यहाँ आ रही है 3, तो ये 3 इसकी कॉस्ट हो गई। फिर यहाँ पे की एलिमेंट पे हमें 1 बनाना है, मतलब इस पूरी रो को हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय 19/5, 45/19 आया, 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 आएगा। 19/5 डिवाइडेड बाय 19/5 1 आया, 1 डिवाइडेड बाय 19/5 5/19 आया। तो ये इस तरीके से ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया, ये वाली रो निकाल ली। फिर उसके बाद में यहाँ पे तो की एलिमेंट की जगह तो हमने 1 बना दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर इधर हमें बनाना होगा 0, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स चाहिए। तो 0 1 1 0 0 1 1 0, देखो यहाँ पे हमने बनाया ना, तो यहाँ ये 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए वही ओल्ड लाइन माइनस ये वाला एलिमेंट, की एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2/5, इसलिए 2/5 इंटू न्यू लाइन, वो वाला फॉर्मूला लगा के हमने ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करी x1 के लिए। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, उससे हमारे पास में यहाँ पे 0 भी आ गया। फिर हमने zj कैलकुलेट किया। zj कैसे कैलकुलेट करते थे, वैसे ही 3 0 0 प्लस 5 1 5, तो 0 + 5 इज़ 5, 3 1 3, 5 0 0, 3 + 0 इज़ 3। तो इस तरीके से हमने zj कैलकुलेट किया। cj वही यहाँ पे दिया हुआ है, 5 3 0 0, 5 3 0 0 आ गया। फिर zj माइनस cj निकाला। फिर स्टेप 7 पे आया, हमने चेक किया इसके अंदर ऑप्टिमैलिटी। तो zj माइनस cj के अंदर अगर सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगी तो ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी है। तो अब हम स्टेप 8 पे मूव कर सकते हैं। फिर हमने स्टेप 8 के अंदर क्या होगा कि x1 और x2 की जो भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं x1 x2 की 20/19 और 45/19, इनको हम एक्चुअली इस जो हमारा क्वेश्चन है z के अंदर यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो उससे हमारे पास में z मैक्स आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि z मैक्स की जो वैल्यू है वो x1 x2 को प्लेस करने के बाद 12.37 आई, तो ये z मैक्स की वैल्यू है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे कौन से पॉइंट्स पे है, x1 = 20/19 और x2 = 45/19 पर। अब ये देखो,
अब इस सेम क्वेश्चन को हम एक बार ग्राफिकल सॉल्यूशन से करके देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें दोनों इनइक्वालिटीज से हम इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट को लिया हमने। इसमें x1 की वैल्यू 0 रखी तो x2 की वैल्यू 3 आई, और x2 की वैल्यू 0 रखी तो x1 की वैल्यू 5 आई। इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन को में भी हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ निकाल दी। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,3 0,3 आ गया, ये रहा 0,3। दूसरा पॉइंट है 5,0 5,0। तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन प्लॉट हो गई। देन हमारी सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, ये रहा। सेकंड वाली इक्वेशन में पॉइंट है हमारा 0,5 पहला, तो 0,5 ये रहा 0,5। और दूसरा पॉइंट है 2,0 2,0 ये रहा 2,0। तो ये हमारी सेकंड वाली जो लाइन है ये आ गई। ठीक है, इनके लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 15। लाइन की डायरेक्शन हमें पता है कैसे निकालते थे। सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेके देखा 1,1 लेके देखते हैं। इस 1,1 को x1 और x2 की वैल्यू को 1,1 लिया है, तो अगर 1,1 लेंगे तो 5 + 3 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15। तो ये ट्रू हो रहा है, मतलब इस वाली लाइन का जो डायरेक्शन रहेगा वो 1,1 की साइड रहेगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये। ये वाली लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा ये। एंड देन सेकेंड वाली लाइन के अंदर भी हमने यही 1,1 लिया, तो 5 + 2 7 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी ट्रू हो रहा है, मतलब इस वाली लाइन का जो डायरेक्शन रहेगा ये वाला, ये भी हमारा 1,1 की साइड ही रहेगा। तो हमारा एक्चुअली फिजिबल रीजन आया है ये वाला। अब इस फिजिबल रीजन से हमें क्या पॉइंट्स मिले, 0 A B C। पॉइंट 0 की वैल्यू क्या है, x1 और x2 की वैल्यू क्या है पॉइंट 0 पे 0,0 है। A पे क्या है, x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 0। B पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा। C के लिए क्या है 0,3। B के लिए कैसे निकालेंगे, अब ये दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन से पॉइंट B बन रहा है, तो इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पॉइंट B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशंस ली। इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और सेकंड वाली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई, और हमने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से माइनस कर दिया। इस वाली इक्वेशन को हमने इस वाली इक्वेशन से माइनस कर दिया 2 - 1। तो हमारे पास x1 की वैल्यू 20/19 आ गई, और x2 की वैल्यू फिर कैसे निकाली हमने, x1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस वाली इक्वेशन में, तो x2 की वैल्यू 45/19 आई। तो हमारे पास x1 x2 आ गया। अब पॉइंट B पे भी x1 और x2 की वैल्यूज़ आ गई। अब ये सारे पॉइंट 0,0 पे यहाँ x1 और x2 की वैल्यू पुट करके देखी और z की वैल्यू निकाली, तो z 0 पे 0 है। इस तरह से हमने सारे z निकाल दिए। अब हमें मैक्सिमाइज़ करना था, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस दर आ रही है, पॉइंट B पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है z की 12.37। तो z जो है हमारा फंक्शन वो मैक्सिमाइज्ड है पॉइंट B पे, जहाँ पे x1 की वैल्यू 20/19 है, x2 की वैल्यू 45/19 है, और z मैक्स की वैल्यू 12/37। अब देखो क्या ये ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला सेम आ रहा है सिंप्लेक्स मेथड से रिजल्ट। तो z की वैल्यू यहाँ पे 12.37, यहाँ पे भी 12.37। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 20/19 और x2 की 45/19। 20/19 x1 की वैल्यू और 45/19 x2 की वैल्यू। तो ग्राफिकल मेथड से करो या सिंप्लेक्स मेथड से करो, रिजल्ट सेम ही आता है। लेकिन हम सिंप्लेक्स मेथड क्यों यूज़ करते हैं फिर, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अगर 2 ही हैं, जैसे यहाँ पे x1 x2 2 ही वेरिएबल हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे तो इशू होने लग जाएगा। 3 वेरिएबल होंगे तो डायमेंशनलिटी बढ़ जाएगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए सिंप्लेक्स मेथड यूज़ किया जाता है उस केस में जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स मोर देन 2 हो। तो इसमें हमने लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पे। इस सब्जेक्ट लाइन के साथ मैं आपको मेल पे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर मतलब मैं UGC नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के पूरे सिलेबस की आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूँगी और पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें न्यू वीडियोज़ जैसे जैसे आएंगे वैसे। थैंक यू एंड स्टे अपडेटेड।